हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई ऊर्जामय होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र और साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण में होने वाले आवर्धन के बारे में। इससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो पूरा वीडियो देखा करें, ताकि आपकी नॉलेज में वृद्धि तभी हो सकती है जब आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहता हूं कि आप कम से कम जब वीडियो देखते हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करा करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए भी जो हम नए वीडियोस को अपलोड करेंगे उसमें आपको ढूंढने में आसानी होगी, या फिर आपको उसके नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सकते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। और जब आप वीडियो को देखते हैं, अगर उसमें आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कोशिश करें कि उन वीडियोज़ को आप कमेंट के थ्रू आप उन वीडियोस में होने वाली समस्याओं के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर किसी तरह की कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण के सूत्र के बारे में। चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसमें एक सूत्र बनता है। क्या सूत्र बनता है और किस आधार पर सूत्र बनता है उसको थोड़ा समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण सूत्र, जिसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अगर हम बात करें जनरल कंपटीशन में, तो जनरल कंपटीशन में सिर्फ दर्पण सूत्र के बारे में पूछा जाता है या आवर्धन के बारे में पूछा जाता है। इसलिए हमने दर्पण सूत्र के जो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल बनता है, ये सूत्र कहाँ से स्थापित होता है, इसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया। और ना ही मैंने आवर्धन का जिक्र किया कि आवर्धन के सूत्र की स्थापना कैसे होती है। तो सिंपल ही है कि हमें बात करना है दर्पण सूत्र के बारे में। इससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात होती है जो वस्तु दूरी होती है, जो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी होती है वह u होती है, प्रतिबिंब की दूरी v होती है, फोकस दूरी f होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई hi से डिनोट किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को ho से डिनोट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो दो दर्पण आता है हमारे पास, एक उत्तल दर्पण आता है और एक अवतल दर्पण आता है। तो उत्तल दर्पण के केस में अगर हमने देखा तो जो हमारे प्रतिबिंब की ऊंचाई है या वस्तु की दूरी निगेटिव होती है, और प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या होती है, तो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन अवतल दर्पण के केस में सिर्फ एक ही केस होता है जब प्रतिबिंब पीछे बनता है, जिसका ऊंचाई जो है वह सीधा होता है, पॉजिटिव में आता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो वस्तु के प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध है, इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। इसी को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। याद रखिएगा दर्पण सूत्र क्या होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, तीनों के बीच जो संबंध स्थापित किया जाता है, इसी संबंध को क्या कहा जाता है, दर्पण सूत्र कहा जाता है। और यह दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u, मतलब 1 वस्तु दूरी बटे प्लस 1/v, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी। अगर हम बात करें f 1/f की, तो 1/f का मतलब f फोकस दूरी होता है। तो यहां पर जो दर्पण सूत्र होता है वह है आपका 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसी आधार पर हम वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में संबंध को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि गोलीय दर्पण में आवर्धन, मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो आवर्धन होता है वह वस्तु और प्रतिबिंब के ऊंचाई के बीच का एक संबंध होता है। क्या होता है, तो वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच संबंध होता है। इसी को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है, या अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं मैग्नीफाई करके, या तो मैग्नीफाई करके छोटा देखा जा सकता है या मैग्नीफाई करके बड़ा देखा जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ जो मैग्निफिकेशन है दर्शाएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह कैसा बनता है। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं आवर्धन में। तो आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं या मैग्निफिकेशन कहते हैं। याद रखना है आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात जो होता है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, तो आपका आवर्धन कहलाता है। तो इसी को क्या दर्शाया जाता है, m से दर्शाया जाता है। m बराबर hi बटे ho होता है। या फिर आप अगर आवर्धन को समझें तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से अगर रिलेट करना चाहते हैं तो यह होता है -v/u। और अगर हम बात करें तो फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच का रिलेशन अगर दिखाना हो तो 1 - v/f के बराबर होता है। अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर देखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है, अगर मान लीजिए कि अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो, अधिक होगी,
अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक होगी और वस्तु की ऊंचाई कम होगी तो आवर्धित दिखेगा, बड़ा दिखेगा। अगर हम बात करें वस्तु की ऊंचाई अधिक हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक कम हो तो क्या होगा, वैल्यू कम आएगा। तो जब वैल्यू कम आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वस्तु छोटा दिख रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन कम हो रहा है, वस्तु का आकार धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अगर वस्तु वैल्यू जो है बड़ा आए तो हम क्या समझेंगे कि वस्तु जो है हमें बड़ा दिख रहा है, आवर्धित दिख रहा है। अगर हम बात करें यहां पर तो साइन चिन्ह जो होता है, इसका जो चिन्ह होता है, अगर हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण के केस में 4 केस आया जहां पर प्रतिबिंब जो है वह नीचे बनता है और एक केस में क्या हुआ, प्रतिबिंब जो है ऊपर बनता है। तो याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के केस में क्या केस याद रखना है, अवतल दर्पण के केस में याद रखना है कि क्या होता है कि जब वैल्यू जो है मैग्निफिकेशन m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब इधर से वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में, इधर प्रतिबिंब की ऊंचाई पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वह क्या हो रहा है, आपका प्रतिबिंब क्या होगा, तो पीछे बन रहा है। तो पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी होगा, और आभासी होगा तो क्या बनेगा, तो यहां पर याद रखिएगा आभासी, पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। इसका मतलब क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, इसका मतलब सीधा होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब प्रतिबिंब जो है ऊंचा रहे, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव में रहे और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है निगेटिव में रहेगा, तो आवर्धन जो है वह किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, और निगेटिव साइन दिखाएगा कि प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। याद रखिएगा मैग्निफिकेशन m का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, किस केस में, अवतल दर्पण के केस में, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा तो प्रतिबिंब जो है वह कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं अवतल दर्पण के केस में, ये तो हमारा क्या था, अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के केस में देखेंगे तो दोनों ही केस में क्या होता है, इसमें 2 ही केस बनता है, एक तो अनंत वाला और एक अनंत और ध्रुव के बीच का वाला केस बनता है। इस केस की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उत्तल में अगर हम बात करेंगे तो आवर्धन जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव बनता है, और आवर्धन पॉजिटिव बनने का मतलब क्या होता है, यहां पर हमेशा आभासी और प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनेगा। ध्यान में रखना है अपने को कि इस केस को याद रखना है कि इस आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आवर्धन जो है किसी दर्पण का पॉजिटिव है तो उसमें प्रतिबिंब क्या होगा, तो आभासी और सीधा होगा। अगर आवर्धन जो है वह निगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाए आवर्धन पॉजिटिव होगा तो आभासी और सीधा होगा। इसी को कहते हैं हम लोग आवर्धन सूत्र, और इसी को कहते हैं हम लोग दर्पण सूत्र। तो मेरे ख्याल से आपको दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र समझ में आ गया होगा। इस छोटे वीडियो के साथ हम लोग आज अनुमति चाहते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग जरूर मिलते हैं। तब तक के लिए ऊर्जावान बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।